ट्वेल्थ क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अपन जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और कल मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया था और मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस करके अपने दो लॉ दिए। मैं एक बार ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं एक्सेप्शन समझाऊंगा आज कि मेंडल ने तो ये बताया लेकिन उसके एक्सेप्शन और क्या है। फर्स्ट लॉ मेंडल का ये था जिसके दो पार्ट थे। एक तो था लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। मेंडल ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर फैक्टर पाए जाते हैं एंड एक फैक्टर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। द वन फैक्टर कंट्रोल्स द वन कैरेक्टर। ठीक है। सेकंड लेते हैं, बी जो पार्ट था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने कहा कि दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले डिफरेंट ट्रेट वाले ऑर्गेनिजम्स को जब क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो शो होता है। ठीक है। तो F1 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट है वो शो होता है और जो रिसेसिव ट्रेट है वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता। ओके। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं कि तो इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। सेकंड जो लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ क्या था बच्चों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। मेंडल ने कहा कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट शो हो जाता है लेकिन रिसेसिव ट्रेट शो नहीं हो पाता। इसका ये मीन नहीं है कि जो रिसेसिव ट्रेट है उसका जो फैक्टर है वो रिमूव हो गया है, वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो वहां मौजूद है। और जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में उसे चांस मिलता है तो F2 जनरेशन के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म में, जब गैमेट्स बनते हैं तो उस समय ये जो एलियल्स हैं, ये जो फैक्टर है, उनका सेग्रीगेशन हो जाता है और वो अलग से अपने इफेक्ट को शो करता है जिसकी ड्वार्फनेस का कैरेक्टर शो होता है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तो यहां तक तो बात हुई मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लॉ की और क्रॉस की। आज बच्चों मैं आपको दो एक्सेप्शन एक्सप्लेन करूंगा जहां पर मेंडल के लॉ अप्लाई नहीं होते। तो अपना आज का टॉपिक है बच्चों, फर्स्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। स्टडीड बाय कार्ल कॉरेंस। स्टडीड बाय कार्ल कॉरेंस। ठीक है। खास बात क्या है इसमें, कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा, एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा और जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम मेजर। तो कार्ल कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी की। ये फर्स्ट कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया। सेकंड, कौन से प्लांट पर की? प्लांट का नाम मैं बता दूं आपको, एंटीरिनम मेजर। एंटीरिनम मेजर। ठीक है बच्चों। तो
कार्ल लॉरेंस ने एंटीरिनम मेजर्स प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को बताया। अब क्या बताया इसमें कि जब दो प्लांट क्रॉस करते हैं या दो ऑर्गेनिज्म क्रॉस करते हैं और दोनों ही अपने कैरेक्टर के लिए, अपने ट्रेट के लिए रिसेसिव होते हैं, दोनों ही जब रिसेसिव होते हैं या इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव होते हैं, तो F1 जनरेशन के अंदर दोनों का इंटरमीडिएट इफेक्ट शो होता है। समझ में आई कुछ बात आपके कि जब दो प्लांट या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्रॉस होता है और दोनों ही अपने ट्रेट के लिए रिसेसिव होते हैं, तो फिर दोनों का मध्यवर्ती, दोनों का इंटरमीडिएट जो कैरेक्टर है वो शो होता है F1 जनरेशन में। मतलब जो एंटीरिनम मेजर्स प्लांट है, इनके अंदर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो रेड फ्लावर वाले होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि व्हाइट फ्लावर वाले होते हैं। और खास बात यह है कि इन प्लांट्स के अंदर रेड फ्लावर का जो कैरेक्टर है वो भी रिसेसिव है और जो व्हाइट फ्लावर का कलर का जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो भी रिसेसिव है। मतलब रेड कलर और व्हाइट कलर दोनों ही रिसेसिव है। तो जब कार्ल लॉरेंस ने ऐसे दो प्लांट का जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में ना तो रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस हुए, ना ही व्हाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस हुए, एक उनका इंटरमीडिएट पिंक कलर के फ्लावर वाला प्लांट प्रोड्यूस हुआ। इसको यूं समझ सकते हैं कि एक क्लास के अंदर मान लो एक चेयर खाली है, ठीक है, और पूरी क्लास फिल है, पूरी भरी हुई है और एक ही चेयर खाली है, तो और बाहर से दो बॉयज आते हैं और दोनों ही सीधे हैं, दोनों ही सीधे साधे हैं, तो फिर दोनों झगड़ेंगे नहीं, दोनों फाइट नहीं करेंगे उस चेयर को लेने के लिए, बैठने के लिए, दोनों बैठ जाएंगे, दोनों आधी आधी चेयर पर दोनों बैठ जाएंगे, यानी कि दोनों ही अपने इफेक्ट को शो कर देंगे इंटरमीडिएटली। ठीक है, तो मैं चेकर बोर्ड बना के और एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लांट का नाम ध्यान रखना, एंटीरिनम मेजर्स। दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, किसके? नीट के। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर, ये रेड फ्लावर वाला प्लांट, ठीक है, और सेकंड व्हाइट फ्लावर, स्मॉल आर, व्हाइट फ्लावर प्लांट, और ये रेड फ्लावर प्लांट, और ये हो गया पेरेंट। अब रेड फ्लावर वाले प्लांट के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल आर एलील वाले होंगे, ठीक है, और जो व्हाइट फ्लावर का जो प्लांट है इसके अंदर जो गैमेट बनेंगे वो स्मॉल आर एलील वाले होंगे। जब इनका क्रॉस होगा और इनका जब फ्यूजन हो जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिले, ये हो गई आपके F1 जनरेशन इस क्रॉस के अंदर। ठीक है, और यहां पर उनको ताजुब हुआ, पिंक फ्लावर मिले उनको। क्या मिले? पिंक फ्लावर मिले। जब ऐसे दो प्लांट का क्रॉस करवाया, ठीक है, ये हो गई आपके F2 जनरेशन। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये हो गया रेड फ्लावर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हो गया पिंक, और स्मॉल आर ये हो गया व्हाइट। ठीक है, और इसमें देखिए फिनोटाइप रेशो, वन टू वन, एंड जीनोटाइप रेशो, इस बेटा ध्यान से देखिए। मैं कार्ल लॉरेंस ने क्या किया, एक रेड फ्लावर का प्लांट लिया जिसके एलील है कैपिटल आर। इसको उन्होंने चेक किया सेल्फ पॉलिनेशन करा के कि ये होमोजाइगस है, प्योर है। तो रेड फ्लावर वाला प्लांट लिया,
सेकंड उन्होंने लिया व्हाइट फ्लावर का प्लांट, ठीक है, इनके जो एलील है स्मॉल आर है, इनकी जो प्योरिटी है वो भी सेल्फ पॉलिनेशन करा के उन्होंने चेक कर ली। अब इन दोनों प्लांट का उन्होंने क्रॉस कराया, तो इस प्लांट के अंदर जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल आर एलील वाले होंगे, और इस प्लांट के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल आर एलील वाले होंगे। तो जब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिलेंगे उनमें एलील कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा। तो जब कार्ल कॉरेज ने इन दो प्लांट का क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन के अंदर उन्हें सारे के सारे प्लांट पिंक फ्लावर वाले मिले, और उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार रेड नहीं शो हुआ, व्हाइट भी शो नहीं हुआ, और एक नया ही कलर आ गया पिंक फ्लावर, ठीक है। फिर सेकंड, फिर उन्होंने ये अच्छा, इसको उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा। उन्होंने कहा कि जब कोई दो प्लांट अपने ट्रेट्स के लिए रिसेसिव होते हैं और उनका क्रॉस हो जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर दोनों का इंटरमीडिएट जो कैरेक्टर है वो शो हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। F2 जनरेशन की बात करते हैं कि जब ऐसे दो पिंक फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस करवाते हैं तो इनमें जो गैमेट्स बनेंगे दो टाइप के बनते हैं इनमें गैमेट्स, एक तो कैपिटल आर एलील वाले और एक स्मॉल आर एलील वाले, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो कैपिटल आर ये प्लांट रेड फ्लावर वाला होगा, इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये पिंक फ्लावर का प्लांट होगा, इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी पिंक फ्लावर वाला प्लांट होगा, और इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो स्मॉल आर ये व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट होंगे। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंपटीशन के क्वेश्चन पर कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो फिनोटाइप रेशियो है वो क्या रहता है, 1:1। फिनोटाइप रेशियो क्या रहता है बच्चों, 1:1, 1:2:1। ओके, नेक्स्ट लेते हैं जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो क्या रहेगा, 1:2, यानी कि फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो बोथ आर सिमिलर इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और वो क्या है, 1:2:1। ओके, आप देख लें एक बार। हाँ, चेकर बोर्ड को देख लें बेटा एक बार आप। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। और एक और एक्सेप्शन है बच्चों को डोमिनेंस का। चेकर बोर्ड यही यूज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है चलिए इसको बच्चों एक बार दोबारा ही बना लेते हैं, सही रहेगा। यस बच्चों, को डोमिनेंस क्या है। सपोज करो अगर दो प्लांट या दो ऐसे एनिमल जो क्रॉस करते हैं और दोनों ही डोमिनेंट हो, तब क्या होगा। अगर कोई दो प्लांट या दो एनिमल आपस में क्रॉस करते हैं अपने किसी कैरेक्टर के लिए और दोनों के ही जो ट्रेट है डोमिनेंट हो, तो फिर दोनों का इफेक्ट अगली जनरेशन में शो होगा। इसे कहते हैं को डोमिनेंस। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, को डोमिनेंस कहते हैं। तो जनरली कैटल्स के अंदर ये देखने को मिलता है कि को डोमिनेंस ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। हमारे अंदर भी को डोमिनेंस का एग्जांपल है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको।
ठीक है, तो इसको हम कैटल के एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो एक कैटल ऐसा है जिसके रेड हेयर है। क्या है? रेड हेयर है, लाल बाल हैं उनके, रेड हेयर कैटल। ठीक है, और एक दूसरा कैटल ऐसा है, पशु ऐसा है जिसके व्हाइट बाल हैं, व्हाइट हेयर कैटल। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए पेरेंट्स। अब इनके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल आर एलील वाले ही बनेंगे। ठीक है, और इनके अंदर भी जो एलील बने, जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल आर एलील वाले होंगे। ठीक है, ठीक है, अब इनका जब फ्यूजन होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो गई इसमें F1 जनरेशन। ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज करो एक कैटल है जिसके पूरे शरीर पर रेड हेयर है। ठीक है, और एक दूसरा पशु है जिसके पूरी बॉडी के ऊपर व्हाइट हेयर है। दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट है। ठीक है, अब दोनों का क्रॉस हुआ। ठीक है, दोनों एक ही स्पीसीज के हैं लेकिन दोनों का फिर क्रॉस हुआ। ठीक है, अब इनके अंदर जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल आर एलील वाले होंगे, और इनके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल आर एलील वाले होंगे। ठीक है, जब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो जो नेक्स्ट जनरेशन का जो कैटल था उसके अंदर स्पॉटेड हेयर आए, मतलब कहीं रेड हेयर, कहीं व्हाइट हेयर, कहीं धब्बेदार। ठीक है, स्पॉट से थे पूरी बॉडी के ऊपर, कहीं कहीं रेड हेयर, कहीं व्हाइट, कहीं रेड हेयर, कहीं व्हाइट हेयर, कहीं रेड हेयर, कहीं व्हाइट हेयर। तो ऐसा ऐसा लगा कि जैसे दोनों अपने इफेक्ट को शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कैटल जो स्पॉटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इन्हें राउंड कहा गया। ठीक है, अब ऐसे दो राउंड का अगर क्रॉस कराएं, ठीक है बच्चों, ऐसे दो राउंड जो कैटल हैं उनका क्रॉस कराते हैं तो ये हो गया आपके F2 जनरेशन। यस बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग। F1 जनरेशन में जो कैटल मिले वो स्पॉटेड हेयर वाले थे, और ऐसे दो राउंड का जब क्रॉस कराया गया तो हम चेकर बोर्ड बनाया मैंने यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इस एलील का इससे फ्यूजन हुआ तो कैपिटल आर ये रेड हेयर वाले कैटल होंगे। इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी रेड, ये सॉरी राउंड होंगे, स्पॉटेड हेयर वाले। इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी राउंड होंगे।
और इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो स्मॉल आर ये व्हाइट हेयर वाला पशु होगा, कैटल होगा, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो यहाँ क्या रहा कि एक रेड हेयर, 2 ब्राउन और एक व्हाइट हेयर, तो फिनोटाइप रेशियो 1:1, और जो जीनोटाइप रेशियो है वो भी 1:1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कोडोमिनेंस में भी जो है फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो सिमिलर है, 1:1, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कोडोमिनेंस का क्या एग्जाम्पल है। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और क्यों है वो अगले टॉपिक में हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। कैटल्स के अंदर जो हेयर कलर है वो भी कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल है, और इसी के साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने जो कराया उसका जो एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एंडेल्यूशन जो हैन है उनके जो फीदर कलर हैं वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल हैं। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा ये को डोमिनेंस पढ़ा है, इनमें 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, कैटल हेयर और एंड एबी ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलिए, अब ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड ग्रुप का डिसाइड कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग में हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे डिटरमाइन होता है, ये डिपेंड करता है हमारे मदर और फादर के ब्लड ग्रुप के ऊपर, उनके जीनोटाइप के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है बच्चों, इनके मैं नोट्स 1-2 दिन में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप का जो एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ एबीओ ब्लड ग्रुप का, ये आप एनसीईआरटी बुक से रीड करेंगे क्योंकि उसमें टॉपिक अच्छा दे रखा है, टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में है, तो वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। सेकेंड और लिख देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहना। बच्चों हमारे अंदर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 3 प्रकार के, 3 टाइप के एलील्स पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, जनरली किसी भी जीन के 2 एलील पॉसिबल होते हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म पॉसिबल होती है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को डिटरमाइन करने के लिए 3 टाइप के एलील पॉसिबल है, IA, IB एंड स्मॉल आई, ठीक है। IA डोमिनेंट एलील है, IB डोमिनेंट एलील है, स्मॉल आई रिसेसिव एलील है, ये ध्यान रखना। IA ए एंटीजन को कोड करता है, IB बी एंटीजन को, और जो स्मॉल आई है ये किसी भी एंटीजन को कोड नहीं करता, ये ओ ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर बच्चों मैं एक टेबल बनाता हूं, इस टेबल को आप ध्यान से देखना। ठीक है, इस टेबल को आप ध्यान से देखना। ठीक है, फर्स्ट यहां मैं लिख रहा हूं फादर, के फादर से क्या एलील बच्चे में आता है, ठीक है। ये तो हो गया फादर, ये हो गया मदर यहां पर, और यहां हो गया चाइल्ड ब्लड ग्रुप, जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, चाइल्ड ब्लड ग्रुप, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझे, इंटरेस्टिंग भी है। फर्स्ट मैं ये लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखते रहना कि अगर मान लो बच्चे के अंदर
अच्छा, ब्लड ग्रुप के लिए तो दो ही एलील कॉम्पोजिशन में आएंगे और ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगे। मान लो फादर से किसी बच्चे में एलील आता है IA, क्या आता है IA, और मदर से एलील जाता है बच्चे के अंदर IA। सपोज करो IA जाता है, तो जो मैं यहाँ पर एलील कॉम्पोजिशन भी लिखना भूल गया, चलो यही लिख देंगे अपन। एलील कॉम्पोजिशन, ठीक है बच्चों, यहाँ एलील कॉम्पोजिशन आ गया, और यहाँ एक लाइन और खींच देता हूं ब्लड ग्रुप के लिए। बच्चों टाइम कम है, जल्दी से करते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट। ध्यान से देखना, अगर फादर से IA एलील आता है, मदर से IA आता है, तो बच्चे में एलील का कॉम्पोजिशन रहेगा IA। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप रहेगा बच्चों A, तब क्या रहेगा A ब्लड ग्रुप रहेगा। सेकंड, अगर फादर से एलील आता है IA और मदर से एलील आता है IB, ठीक है, तो एलील कॉम्पोजिशन क्या रहेगा IA IB। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर IA और IB ये दोनों ही एलील डोमिनेंट है, तो यहाँ पर अब बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, यानी कि बच्चे के ब्लड के अंदर A एंड B दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ठीक है। थर्ड लेते हैं, अगर फादर से एलील आता है IA और मदर से एलील आता है स्मॉल I, क्या आता है स्मॉल I, जो कि O ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये रिसेसिव है, तो एलील का कॉम्पोजिशन रहेगा बच्चों IA एंड स्मॉल I। यहाँ पर IA डोमिनेंट है, स्मॉल I रिसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप रहेगा A, क्योंकि यहाँ पर A एंटीजन, सॉरी IA डोमिनेंट होने के कारण से A एंटीजन ही बनेंगे, A ब्लड ग्रुप रहेगा, ठीक है। चलिए फोर्थ हम लेते हैं बच्चों, अगर अब रिवर्स करते हैं, फादर से ब्लड ग्रुप जाता है एलील जाता है IB और मदर से एलील आता है IA, ठीक है, तो क्या रहेगा एलील कॉम्पोजिशन IA IB और ब्लड ग्रुप रहेगा यहाँ पर AB, क्योंकि दोनों ही एलील डोमिनेंट हैं। फिफ्थ जो सिचुएशन है, अगर फादर से IB एलील जाता है और मदर से IB जाता है, ठीक है, तो एलील कॉम्पोजिशन रहेगा IB IB एलील कॉम्पोजिशन रहेगा, और ब्लड ग्रुप रहेगा B, क्योंकि दोनों ही एलील B के हैं, तो फिर B ब्लड ग्रुप आएगा। सिक्स्थ कंडीशन है कि अगर फादर से IB जाता है एलील और मदर से स्मॉल I जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा IB एंड स्मॉल I, तो इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप B ही होगा। ठीक है, IB स्मॉल I IB I का ब्लड ग्रुप B ही होगा, क्योंकि IB डोमिनेंट है। और एक लास्ट सिचुएशन देख लेते हैं, अगर फादर से स्मॉल I एलील जाता है बच्चे में और मदर से भी स्मॉल I एलील ही जाता है, तो एलील का कॉम्पोजिशन रहेगा स्मॉल I और ब्लड ग्रुप होगा O, ठीक है। अगर फादर और मदर दोनों से स्मॉल I एलील जाता है बच्चे के अंदर, तो एलील का कॉम्पोजिशन स्मॉल I रहेगा और ब्लड ग्रुप रहेगा O, क्योंकि ये दोनों ही रिसेसिव है, तो दोनों फिर अपने इफेक्ट को शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये जेनेटिक्स है, इससे हमने ये समझा कि कैसे ब्लड ग्रुप का डिसाइड होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और हमारे ब्लड ग्रुप के लिए 3 टाइप के एलील रेस्पॉन्सिबल हैं। एंड एलील जो AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इन द ह्यूमन बींग। अच्छा बच्चों, यहां पर आपने एक चीज देखी, यहां पर एक जीन के 3 ऑल्टरनेटिव पॉसिबल हैं,
भाई हमने ये समझा कि जीन के दो अल्टरनेटिव होते हैं, दो एलील होते हैं, जबकि यहाँ पर जीन के दो से ज्यादा तीन अल्टरनेटिव है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड मल्टीपल एलेलिज्म। तो जो स्किन कलर है उसके लिए भी मल्टीपल एलेलिज्म रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन बीइंग में वो भी मल्टीपल एलेलिज्म के एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से तो 12th क्लास आज इतना ही करेंगे, टाइम बहुत कम बच रहा है। आपको अगर कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज कर दो आप लोग, अगर कुछ भी पूछना है तो प्लीज रेज द हैंड। अनन्या, अनन्या बेटा मैंने अनम्यूट किया आपको। कुंदन, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे कुंदन, कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? अच्छी चल रही है सर। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? सर नहीं आ रही दिक्कत कोई भी? सर कुछ पूछना था। बताओ क्या पूछना है। सर F2 जनरेशन मतलब क्या होता है? दो प्लांट को क्रॉस करवाया, दो प्लांट को क्रॉस कराया, उससे जो अगली पहली जनरेशन मिली वो F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन के जो प्लांट मिले या ऑर्गेनिज्म मिले उनका जब क्रॉस हुआ उससे जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी वो F2 जनरेशन। मतलब एक्सपेरिमेंटली जब भी आप स्टार्ट करते हैं कि नहीं दो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस, दो फर्स्ट पार्ट हो गया, उससे जो पहली जनरेशन मिलेगी वो F1 जनरेशन होगी, फिर उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी वो F2 जनरेशन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए।